हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर चल रहा है। उसका जो मूल बासिंदों की बेदखली वाला पॉइंट है वो आज हम करेंगे, जो हम पीछे से कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थीं। इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए जो प्रयुक्त पद होता था वो होता था अमेरिकी। तो उन्होंने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली या पैसे देने के मामले में वादा खिलाफी की। तो उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है कि जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्व अधिकार इस इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है। यानी जो उनका खुद का स्व अधिकार वाला इलाका, उसमें जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होगा क्योंकि वो एक विशिष्ट समुदाय है और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली की थी, उन्होंने इंडियंस का मामला आने पर वो बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मर खप गए। कुछ इसी तरह जैसे भारत और पाक का विभाजन होता है तो लोग रास्ते में काफ़ी लोग मर जाते हैं, तो उसी तरह जब इन लोगों का भी विस्थापन किया जा रहा था अमेरिकी मरुभूमि की ओर, तो इनमें से 1/4 लोग तो राह में ही मर गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूँकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए वे उनके कब्ज़े में नहीं रहनी चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने, जिसका मतलब था यूरोपियों जैसे कपड़े पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि वे मर खपने के लायक ही हैं। खेतों की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। यानी जो यूरोपीय लोग हैं, मोस्टली अंग्रेज़, वो मूल निवासियों की या मूल बाशिंदों की आलोचना करते थे और उन्हें वहाँ से खदेड़ने लायक ही समझते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि वे लोग एक्सेस किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वे लोग व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे आलसी हैं। वे उन लोगों के जो ज़रूरत के हिसाब से उपकरण यूज़ करने की चीज़ों को आलसी कहते थे। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी एक आगंतुक किया, जिसको हम व्यापारी कह सकते हैं, उसने कहा कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो है वो क्लास के बच्चों के लिए दी गई है, जिसमें हमें 2 तरह के जनसंख्या आंकड़े दिए गए, इन पे टिप्पणी करने को बोला गया है बच्चों को कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं इन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1820 में और स्पेनी अमेरिका 1800 के अंदर, ये देखें
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर हम तब कह सकते हैं जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया। तो जब स्पेन का अधिकार था 1800 में, उसके 20 साल बाद इनकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल निवासी 75 लाख से 6 लाख की आबादी पे आ जाते हैं और गोरे जो केवल 33 लाख थे वो 90 लाख हो जाते हैं। मिले जुले यूरोपीय जो 53 लाख थे वो केवल 1 लाख रह जाते हैं। यानी उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी लोगों को ही वहाँ पे रखा, नागरिकता दी, और जो काले लोग हैं वो 8 लाख से 19 लाख हो जाते हैं। यानी कुल 1,69 लाख से 1,16 लाख जनसंख्या में भी काफ़ी कमी आती है यहाँ पे। इसी बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे और उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीनें दे दी गई थी, लेकिन उनसे अक्सर उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज के होने का पता चलता। प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए, जिन्हें रिजर्वेशंस या आरक्षण कहा जाता था। ये प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीनें उन्हें बिना लड़े ही छोड़ दी हो। संयुक्त राज्य की फ़ौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया हो। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मैटिसों के सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद भी उन्होंने हार मान ली। यानी जो मैटिस लोग हैं वो है यूरोपीय मूल के निवासियों के वंशज, उनको मैटिस लोग कहा गया। यहाँ पे जो है कनाडा में मैटिस के सशस्त्र विद्रोह भी हुए, लेकिन सारे विद्रोह को उन्होंने जो है एक दमन की पूरी श्रृंखला यहाँ पे बना दी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़मीनें अपनी बिना लड़े छोड़ दी, यानी कि वो ज़मीन के लिए लड़े भी हैं, फिर भी उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया। यहाँ पे हमें मानव शास्त्र के विषय में एक टिप्पणी मिलती है। मानव शास्त्र ये महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था उसकी शुरुआत हुई। यानी मानव शास्त्र विषय की शुरुआत अमेरिका में 1840 में जाकर हुई, और यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच अंतर के अध्ययन के लिए ही हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल के निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। और ये तो होना ही था, क्योंकि यूरोपीय लोग उनका खात्मा करने में लगे हुए थे। यहाँ पे मूल निवासी का एक घर हमें दिखाया गया जो 1862 का है। पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा है। ये लोग इस तरह से जंगलों में या पहाड़ों में अपना घर बनाते थे। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं है तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य और पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट और घने जंगलों में पसरा हर कूड़ा, सफाई करने वाले और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। रेडमैन यहाँ पे मूल निवासी को कहा गया है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया यानी ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है, तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। वह महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि वह हम आराम से रह सकें।
वो हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको ये याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वो पवित्र है, और उसके तालाबों के नितरे हुए पानी में दिखता हर बूंद या प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता के पिता की आवाज़ है। यानी जब वॉशिंगटन में बैठा हुआ जो ग्रेट चीफ है अमेरिका का, वो जब इस तरह से ज़मीन बेचने की मांग करता है तो वहाँ के लोग इस प्रकार से जवाब देते हैं। जो प्रधान है, मूल निवासियों के नेता हैं, उनसे इस तरह की बातचीत होती है, तब वे लोग ऐसे जवाब देते हैं। तो आगे देखते हैं हम गोल्ड रश। अमेरिका में गोल्ड रश किस प्रकार से होता है और क्या होता है ये गोल्ड रश, इसको हम देखेंगे। और उद्योगों की वृद्धि, यानी गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि भी यहाँ पे होती है, काफ़ी औद्योगिकता बढ़ती है। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है, यानी ये कथाओं में और अफवाहों में खूब फैली हुई थी ये बातें। तो लोग कहीं ना कहीं सोने के चक्कर में खुदाई तो करते ही रहते थे। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया, और यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपी लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे, और इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की भी नियुक्ति हुई। और संयुक्त राज्य अमेरिका का रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ, और कनाडा की रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था। यानी जो ये एंड्रयू कार्नेगी है वो स्कॉटलैंड से आया हुआ था, लेकिन वो आया जब बहुत गरीब था, लेकिन अमेरिका का पहला करोड़पति और उद्योग स्वामी यही था। इसने कहा कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे, और उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ संबंध बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों के तीव्र परिवहन द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, और कारखानों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। यानी अमेरिका के अंदर 1860 में विकसित होना शुरू हुआ अर्थतंत्र, और 1890 में वो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते हुए लोग देखिए इस तरह से जो है रातों रात गोल्ड खुदाई करके और गोल्ड की खदानें प्राप्त करके करोड़पति बनने की चाह में यूरोप से हज़ारों की संख्या में आ रहे थे, और इसी को कह रहे थे गोल्ड रश। और अपनी जो है सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे वगैरह काफ़ी विस्तार किए। तो इस बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था, और इस तरह शिकार वाली वह जीवनचर्या भी समाप्त हुई जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता था।
कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था, यानी अब वो खुद इतनी बड़ी शक्ति बन चुका था तो वो दूसरी जगह अपने उपनिवेश बना रहा था। यहाँ पे हमें देखिए एक चित्र दिया गया है, ये हमें काफ़ी दैवीय चित्र लग रहा है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रवासियों का स्वागत। जो रंगीन छपाई का चित्र है वो 1909 का, और नीचे हम प्रेयरी पर एक पशु फार्म दिखता है जो कि गरीब यूरोपीय अप्रवासी का सपना होता था। यानी जब गरीब यूरोपीय आता था, अप्रवासी यानी बाहर से आया हुआ यूरोप से, उसका एक सपना होता था कि प्रेयरी घास के मैदान में उसका एक अच्छा सा पशु फार्म हो और वो इससे काफ़ी आमदनी कर सके, तो इस तरह का। और यहाँ पे ये लोग जो है, ये स्त्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दिखाई गई है जो यूरोपीय अप्रवासियों का स्वागत कर रही है जब ये लोग समुद्र के रास्ते आते थे। इस तरह से काफ़ी दैवीय चित्र भी उस समय जो है पनप रहे थे। फिर देखिए यहाँ पे संवैधानिक अधिकार कि किस तरह से अमेरिका को संवैधानिक अधिकार मिलते हैं और संविधान वहाँ पे बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।